एनएस एजुकेशन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। मतलब हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के रिवर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग लगभग यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी हो, चाहे संविदा शिक्षक हो, चाहे पटवारी हो, चाहे मध्य प्रदेश का कोई भी पुलिस रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एमपीएसआई हो, चाहे वो एमपी कांस्टेबल हो। इसके अलावा व्यापम से रिलेटेड कोई भी एग्जाम या मध्य प्रदेश से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा, वहां से इस टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, थोड़ा थोड़ा सा हम उनके बारे में एक थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। हालांकि मैं इंडिया जीके का जो लेके आऊंगा उसमें मैं इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ 4-5 नदियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारत की 10 सबसे बड़ी नदियां कौन कौन सी हैं, तो उसमें जो सबसे पहला नंबर आता है वो आता है इंडस रिवर का। मतलब इंडस रिवर, जिसको हम सिंधु नदी भी बोलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक सिंधु नदी को लेके काफी बहस भी छिड़ी हुई थी सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया और हम कह रहे थे कि भैया उसका जो नदी है, इंडस रिवर है, वो इंडिया से होकर निकलती है, उसका पानी रोक दो पाकिस्तान के लिए। तो ये काफी फेमस नदी है यहाँ की। और चाइना, चाहे हमें तिब्बत की बात करें, चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर रखा है। तो इसके जो कंट्रीज हैं, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ये 3 कंट्रीज यहाँ से आपका लाभ लेते हैं इंडस रिवर से। और अगर हम बात करें सबसे लंबी नदी है, तो इसकी जो लंबाई है वो है लंबाई करीब करीब 3200 किलोमीटर। और ये ओरिजिनेट होती है कैलाश मानसरोवर, बोल सकते हैं हम, कैलाश रेंज बोलते हैं वैसे इसको हम। कैलाश रेंज से ये ओरिजिनेट होती है, फिर इसके बाद यहाँ पे इंडिया में एंटर होती है, फिर यहाँ से पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान से फिर यहाँ पर जाके आपकी ये जो अरेबियन सी है, अरब सागर जो है, वहां पे मिल जाती है अरब सागर में। और ये सबसे बड़ी नदी है और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ये 3 कंट्रीज इससे लाभ लेते हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर की नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी सेकंड नंबर की है और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो करीब करीब 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये ओरिजिनेट होती है आपकी मानसरोवर झील से या मानसरोवर लेक से। ये पॉइंट आपका इसके ओरिजिनेट होने का पॉइंट है। फिर ये यहाँ से जाती है और इसका जो नाम है, तिब्बत में जो इसका नाम है वो है यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो इसको तिब्बत में बोलते हैं। और चाइना में इसका जो नाम है वो है दिहांग। दिहांग नाम से ये चाइना में फेमस है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और एग्जाम में यहां से आता है। ये सारे जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में किस नाम से जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन होगा दिहांग। तो आपको दिहांग पे टिक करना पड़ेगा। इसके बाद यारलुंग सांगपो, इसको बोलते हैं तिब्बत में। और इसके बाद फिर जब ये नदी यहाँ से आती है और इंडिया में एंटर होती है, अरुणाचल प्रदेश में एक यू टर्न लेती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, ये सीधा यू टर्न ले रही है। यहाँ से फिर ये जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है और फिर जब ये बांग्लादेश में इस नदी को जाना जाता है जमुना नदी के नाम से, JAMUNA, नॉट यमुना, इट इज जमुना। जमुना के नाम से इसको बांग्लादेश में जाना जाता है। और इस तरीके से ये इंडिया में एंटर करती है। और अगर हम देखें तो ये यहाँ पे जाके बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके बाद जो तीसरे नंबर की जो नदी है वो है गंगोत्री से ओरिजिनेट होने वाली गंगा, जो भारत की सबसे बड़ी, अगर हम सिर्फ सिर्फ भारत की बात करें, जो भारत की पर्सनल भारत की जो है उसकी अगर हम बात करें, तो गंगा यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। और इसकी जो लंबाई है वो है करीब 2525 किलोमीटर। और इसका जो उद्गम होता है वो उद्गम होता है इसका गंगोत्री नामक जगह से। और उसके बाद फिर यहाँ से चलती है
इसमें काफ़ी नदियां, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो इसमें मिलती जाती हैं। चाहे हम घाघरा की बात करें, चाहे हम गंडक की बात करें, कोसी नदी की बात करें, सोन नदी की बात करें। सोन नदी जो है ये आपकी मध्य प्रदेश से यहाँ पे एंटर होती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो गंगा नदी है यहाँ से ओरिजिनेट होकर इस तरीके से जाके आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और 2525 किलोमीटर इसकी जो लेंथ है। इसके बाद चौथी नंबर की जो नदी है वो है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो है करीब करीब 1450, और अगर 1460 1465 के आसपास किलोमीटर इसकी लंबाई है। और नासिक हिल्स जो है, या नासिक हिल्स नामक जगह है, वहां से ओरिजिनेट होती है और इस तरीके से यहाँ से बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसके बाद अगर हम पांचवें नंबर की नदी की बात करें तो पांचवें नंबर पे आपका नर्मदा नदी, और ये अमरकंटक हिल्स से ओरिजिनेट होती है और इस तरीके से जाती है, और फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र में एंटर करती है, और फिर गुजरात में एंटर करती है, फिर इस तरीके से जाके अरेबियन सी में, यहाँ पे खंबात की खाड़ी जो है उसमें जाके ये मिल जाती है। इस तरीके से जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। तो ये आपकी पांचवें नंबर की नदी है, और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 1300 कुछ किलोमीटर इसकी लंबाई, 1300 अप्रोक्सीमेट 1300 किलोमीटर की। हम इसको थोड़ा सा आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसकी मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो इन सब चीजों के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर अगर हम बात करें तो फिर आती है आपकी कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी यहाँ ये ओरिजिनेट हो रही है महाबलेश्वर से महाराष्ट्र में, और इस तरीके से ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, और इसकी जो लंबाई है वो है करीब करीब 1300 किलोमीटर या 1290 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, 1290 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी, और ये जाके आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो नदी कौन सी है, तो वो नदी है आपकी यमुना, जो यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है अभी, और इस तरीके से जाती हुई, जैसे यहाँ पे इसकी हम बात करें तो चंबल नदी इसकी सहायक नदी है, बेतवा नदी इसकी सहायक नदी है, ये मध्य प्रदेश की नदियां हैं, और इस तरीके से यहाँ पे जाके आगे चल के गंगा में मिल जाती है। और ये जो गंगा और यमुना के बीच का जो पोर्शन है बहुत ही उपजाऊ भूमि है। इतिहास में यहाँ पे कन्नौज करके एक जगह थी, वो तो इस गंगा और यमुना के जो दुआब बोलते हैं इसको, इस दुआब के लिए काफी राष्ट्रकूट वगैरह जो थे, गुर्जर प्रतिहार थे, इनके बीच में काफी लड़ाइयां हुई हैं इस कन्नौज के लिए, क्योंकि बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, और ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्षेत्र था। तो इस तरीके से हम देखते हैं यमुना नदी है। यमुना नदी की अगर हम लंबाई की बात करें तो करीब करीब 1211 किलोमीटर लंबी ये नदी है, और यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है, और यहाँ से जाके बे ऑफ बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। इसके बाद फिर महानदी आती है, 890 किलोमीटर है, इनको हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, 890 किलोमीटर है, और अमरकंटक प्लेट्यू से, मतलब अमरकंटक पठार से ये निकलती है, और आगे चल के आपकी ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट जो नदी है वो है आपकी कावेरी नदी। कावेरी नदी की अगर लंबाई की बात करें तो 760 किलोमीटर करीब लंबाई है इसकी। और इसके बाद फिर जो आखिरी जो 10वें नंबर पे जो नदी आती है वो आती है तापी नदी, और हिंदी में इसको बोलते हैं ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश की नदी है, नर्मदा नदी के पैरेलल ये बहती है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ से नर्मदा यहाँ से ओरिजिनेट हुई है, और तापी नदी यहाँ से बैतूल जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है, और इस तरीके से जाके वहीं खंबात की खाड़ी में अरेबियन सी में मिल जाती है। और ये देख सकते हैं दोनों पैरेलल में जा रही हैं, समानांतर दोनों नदियां जा रही हैं। और इसकी जो लंबाई अगर है तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, करीब 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये था आपका। और एक और अगर हम चीज देते हैं, ज्यादातर जो सारी नदियां हैं वो नदियां यहाँ से जाके बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, और इनका जो फ्लो है, जो नर्मदा नदी और तापी नदी का जो फ्लो है, ये फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में सारी नदियों से। अपोजिट डायरेक्शन इन द सेंस ये अगर यहाँ पे ईस्ट है, और यहाँ पर वेस्ट है, यहाँ पर नॉर्थ है, और यहाँ पर साउथ है, तो ये ईस्ट टू वेस्ट ये दो नदियां आपकी फ्लो होती हैं। बाकी कोई भी नदी भारत की ईस्ट टू वेस्ट फ्लो नहीं होती है। तो यहाँ से भी आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए दोस्तों, फिर हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी के बारे में, और हमने देख भी चुके हैं हम भारत की ये 5वें नंबर की नदी है। ओरिजिनेट होती है अमरकंटक की मैकल पर्वत श्रेणी से, मैकल या मैखल के नाम से भी इसको जानते हैं, मैकल पर्वत श्रेणी से, और ये है अनूपपुर जिले में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी का उद्गम इनमें से किस जिले से होता है, तो आपको अनूपपुर जिले पे टिक करना पड़ेगा। और चूंकि इसमें मध्य प्रदेश की एक जीवन रेखा कहलाती है, तो जीवन रेखा मतलब क्या हुआ, लाइफ लाइन। लाइफ लाइन कहलाने का इसका रीजन ये है क्योंकि कृषि, बांध, बिजली, ये सारी चीजें नर्मदा नदी पे सबसे ज्यादा हैं, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके बाद ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, हम डिस्कस कर चुके हैं, और 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, और अरब सागर में खंबात की खाड़ी में ये समाहित हो जाती है। कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और 1077 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है वो मध्य प्रदेश में। एमपीपीएससी में, एमपी पटवारी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो ओरिजिनेट हुई है यहाँ अमरकंटक से हुई है, फिर ये आगे चलती है डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, बरेली, होशंगाबाद, हरदा, इस तरीके से जा रही है यहाँ पे। फिर यहाँ पे महाराष्ट्र में भी एंटर करती है, फिर आगे गुजरात में एंटर करती है, यहाँ पे भरूच में, यहाँ पे खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में मिल जाती है। तो ये इस तरीके से आपकी नदी चल रही है। अगर हम इसके तटीय शहर देख लें तो यहाँ पे हम मैप में भी देख सकते हैं कुछ शहर, जैसे अमरकंटक है, जबलपुर है, नरसिंहपुर है, होशंगाबाद है, निमाड़, मंडला, ओमकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, झाबुआ, धार, बड़वा और सांडिया, ये इसके तटीय शहर हैं जहां जहां से ये निकलती है। इसके बाद नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये बनाती है एस्चुरी। इनके बारे में हम जब इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में बताएंगे आपको, तब हम आपको बताएंगे कि डेल्टा क्या होते हैं और एस्चुरी क्या होते हैं। अभी यहाँ पे आप एक चीज जान लीजिए, ये जो डेल्टा होते हैं ट्राइंगुलर शेप में होते हैं, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डेल्टा जहां पे बनते हैं और इनमें जो भूमि की जो उर्वरकता है वो उर्वरकता ज्यादा होती है, लेकिन जो एक्सचुरी है इनमें भूमि की जो उर्वरकता है वो ज्यादा नहीं होती है। इसके अलावा नर्मदा नदी के अगर अन्य नामों की हम बात करें तो इसको रेवा के नाम से, शंकरी के नाम से, नामोदास और सोमोदेवी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके इतिहास की अगर हम बात करें तो गुप्त काल में एक लेख लिखा गया है अमरकोश, तो इस अमरकोश में नर्मदा नदी को सोमोद्भवा कहा गया है, कालिदास ने नर्मदा को सोम प्रभवा कहा है, और मेघदूत में रेवा या नर्मदा का सुंदर वर्णन है। मतलब मेघदूत में रेवा नदी के नाम से या नर्मदा नदी के नाम से भी ये विख्यात थी। और इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें तो 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी के लिए, छोटी बड़ी सब मिला के, और इनमें से जो प्रमुख हैं वो हैं तवा, हिरण, शक्कर, दूधी, करजन, शेर, बनास, मान, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और इस पर जो निर्मित बांध हैं हम ये ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, हमारा जो हमने आपको बताया था परियोजनाओं के बारे में, मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं का जो वीडियो मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे किसी भी प्लेलिस्ट में, आपको मध्य प्रदेश की किसी भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और इसके अलावा अलग से डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इंदिरा सरोवर, खंडवा, सरदार सरोवर, गुजरात, महेश्वर परियोजना, महेश्वर, बरगी परियोजना और ओमकारेश्वर परियोजना, ये इस तरीके से 5 परियोजनाएं, 5 डैम, जो प्रमुख डैम है इसके ऊपर बने हुए हैं। और वैदिक साहित्य में नर्मदा के विषय में कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। इस तरीके का ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी में आ चुके हैं, और भी एसएससी एग्जाम में कई बार ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि इनमें से कौन सी नदी के बारे में वैदिक साहित्य में उल्लेख नहीं मिलता है। 2, 3, 4 ऑप्शन दिए होंगे आपके पास, और आपको एक ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, तो एक ऑप्शन उसमें होगा नर्मदा नदी। तो इस तरीके से ये थी आपकी नर्मदा नदी। इसके अलावा अंतरराज्य होने के कारण, अंतरराज्य मतलब 3 स्टेट्स से ये गुजर रही है, इसके कारण भारत सरकार, जो केंद्रीय सरकार, इसने 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था, NWDT, इसका गठन किया गया था 1969 में। इसके बाद इसकी अगर जल विद्युत क्षमता की बात करें तो 3196.5 मेगावाट विद्युत, मतलब इतनी पावर ये जनरेट कर सकती है, और इसमें से अभी करीब करीब 2475 मेगावाट का उपयोग किया जा रहा है। बाकी से जो बाकी बचा हुआ है उस पर अभी काम चल रहा है। और इसके जलप्रपात हैं वो हैं कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात और दर्धी जलप्रपात और मानधाता जलप्रपात, ये इसके प्रमुख जलप्रपात हैं। इनको हम थोड़ा सा आगे चल के लिस्ट वाइज भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर दूसरे नंबर की जो मध्य प्रदेश की नदी है वो है चंबल नदी। चंबल सेकंड नंबर की नदी है मध्य प्रदेश की,
अगर हम लेंथ वाइज बात करें, करीब 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये मध्य प्रदेश की नदी है। और आगे इसका जो ओरिजिनेट जो होती है इंदौर के पास, जो इंदौर की महू तहसील है, वहाँ जन औपाव पहाड़ी से इसका ये ओरिजिनेट हुई है। दूसरी बड़ी नदी है, इसे चरमावती के नाम से भी जाना जाता है। और यह उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से इंदौर के पास से इसका ओरिजिनेट हुई है। इसके बाद ये जा रही हुई यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, यहाँ इटावा जिले में। ये यहाँ से यमुना नदी आ रही है, ये यमुना नदी में एंटर कर जाती है। मतलब यमुना नदी की सहायक नदी एक ये है। इसके अलावा आप यहाँ से ये भी देख लें कि ये जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी भी ये आपकी यमुना नदी की ही सहायक नदी है। आगे चल के देखिए बेतवा नदी भी यमुना नदी में मिल रही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि नदियां किस तरीके से आपकी फ्लो हो रही हैं मध्य प्रदेश की। 965 किलोमीटर लंबाई है। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। तो आपको ये चीज यहाँ से ध्यान रखनी पड़ेगी, ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से ये इन दोनों के बीच में एक सीमा बना रही है। तो ये था आपका चंबल नदी। इसके बाद मध्य प्रदेश में महू, धार, रतलाम, शिवपुरी, भिंड, मुरैना और मंदसौर इनके समीप से बहते, मतलब इनके जो तटीय शहर हैं वो हैं आपके ए। इसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध, पार्वती, बनास और पुनासा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भिंड और मुरैना के जो क्षेत्र हैं उनमें खड्डों और बीड़ों का भी निर्माण करती है। बहुत ही फेमस बीहड़ है वहां पे जो चंबल नदी के कारण बन जाते हैं। इसके बाद पुनासा जलप्रपात जो है वो चंबल नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। इसके अलावा चंबल नदी पर जो निर्मित बांध हैं वे हैं गांधी सागर बांध जो मंदसौर में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, जवाहर सागर बांध जो कोटा में। इस तरीके से 3 प्रमुख बांध इस पे बने हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ताप्ती नदी की। तो ताप्ती नदी या तापी रिवर मध्य प्रदेश की नदी है और इस 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम इसकी बात करें तो चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश में आती है, क्योंकि सबसे पहले 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी, इसके बाद 965 किलोमीटर चंबल नदी, इसके बाद तीसरे नंबर पे जो नदी आएगी वो आएगी करीब 780 किलोमीटर के साथ सोन नदी, और इसके बाद फिर आती है 724 किलोमीटर के साथ तापी रिवर। तो ये चौथे नंबर की हमारी मध्य प्रदेश की होगी। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 स्टेट में ये फ्लो होती है, जैसी आपकी नर्मदा फ्लो होती है। आप यहाँ से देख सकते हैं बैतूल से ओरिजिनेट हो रही है और बैतूल से यहाँ से चलती है, और जो नर्मदा नदी आपकी यहाँ से आ रही है उस नर्मदा नदी के पैरेलल में ये लगभग फ्लो हो रही है। देखिए आप यहाँ से महाराष्ट्र में एंटर करती है और फिर यहाँ ये गुजरात में एंटर कर जाती है और फिर वहाँ जाके फिर जो अरब सागर है उसमें मिल जाती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं बैतूल से आपके ओरिजिनेट हो रही है और सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वे हैं पूर्णा, शिवा और बोरी। पूर्णा, शिवा और बोरी, और नर्मदा नदी के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है एवं डेल्टा न बनाकर ये भी एस्चुरी बनाती है। तो ये 2 नदियां हैं मध्य प्रदेश की, दोनों नदियां ही एस्चुरी बना रही हैं, डेल्टा नहीं बना रही हैं। इसके अलावा ताप्ती नदी के समीप मुल्ताई, बुरहानपुर शहर हैं। मुल्ताई, बुरहानपुर, ये 2 शहर इसकी नदी के पास में है। ताप्ती नदी पर मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की जो संयुक्त परियोजनाएं हैं वो उसमें से अपर ताप्ती और लोअर ताप्ती, 2 परियोजनाएं हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। इसके बाद हम देखते हैं सोन नदी। सोन नदी मैंने आपको बताया था, इस मैप में सोन नदी तो दिखाई नहीं दे रही है। गंगा की ये आपकी सहायक नदी है। चलिए हम इसको इस मैप में देख लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था इसको। ये है आपकी सोन नदी, ये देखिए ये जा रही है यहाँ से और यहाँ से ये जाके आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। मतलब ये गंगा नदी की आपकी सहायक नदी है। तो इसको स्वर्ण नदी भी कहा जाता है और इसका जो उद्गम होता है वो भी अनूपपुर जिले के अमरकंटक से ही इसका उद्गम होता है। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, 3 स्टेट में ये फ्लो होती है। और पटना के समीप दीनापुर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पटना के समीप दीनापुर में ये गंगा नदी में मिल रही है जाके। 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है जोहिला।
और सोन नदी पर बाणसागर परियोजना निर्मित है और ये शहडोल जिले के देवलोन नामक जगह पर स्थित है। तो बाणसागर परियोजना आपकी शहडोल जिले में है। तो ये थी आपकी सोन नदी। इसके बाद हम बात करते हैं बेतवा नदी की। बेतवा नदी आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और ये जा रही है आपकी, और आगे जाके उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती, मतलब ये यमुना नदी की सहायक नदी बन जाती है। इसका पौराणिक नाम जो है वो है ब्रेतवती। बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमार गांव की महादेव पर्वत श्रेणी से निकलती है और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में कुल 480 किलोमीटर बहती हुई उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस जगह पे इन दोनों का जो मिलन, जो संगम होता है वो कहाँ पे होता है, तो हमीरपुर में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में होता है। इसकी सहायक नदियां हैं बीना, केन, धसान, सिंध, देनवा, कालीभीत और मालिनी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और विदिशा, सांची, ओरछा, गुना इसके किनारे बसे हुए शहर हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस नदी पर राजघाट बांध बंधा हुआ है, माता टीला बांध बंधा हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो इनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियो में, नदी घाटी परियोजना वाले में। और इसकी जो सिंचाई परियोजनाओं द्वारा भांडेर, दतिया, भिंड और ग्वालियर, ये इतने 4 जिले और जगह हैं। ये मतलब इनमें जो जो इस नदी से जो फायदा हुआ है सिंचाई के पर्पज से अगर हम देखें, तो इन 4 जगह को, इन 4 शहरों को इससे फायदा हुआ है। देन हम बात करते हैं क्षिप्रा नदी के बारे में। तो क्षिप्रा नदी इंदौर के काकरी वारडी नामक पहाड़ी से निकलती है और ये उज्जैन और देवास जिलों में बहते हुए मंदसौर में चंबल नदी में मिल जाती है, मतलब ये बन जाती है चंबल नदी की सहायक नदी। और कुल लंबाई है इसकी 195 किलोमीटर। और उज्जैन में काफी अभी जो सिम्हस्थ हुआ था, तो सिम्हस्थ जो मेला जो लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। और मेलों के बारे में आप हमारा मेलों का जो वीडियो है उसको भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों के नाम से हैं, आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में एमपी की किसी भी प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको मिल जाएगा। और काफी रिलीजियस, जिसको हम बोल सकते हैं कि रिलीजियस रिवर है, और 195 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और मालवा की गंगा भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जो मालवा का जो उपजायु जो मालवा की भूमि है वो इसी नदी के कारण है। और इस नदी के किनारे उज्जैन में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर, जिसे महाकाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और खान नदी जो है वो क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है। इसके बाद हम बात करते हैं बेनगंगा नदी। तो बेनगंगा जो नदी है आपकी, ये सिवनी के परसवाड़ा पठार से निकलती है, महाराष्ट्र में वर्धा नदी में जाके मिल जाती है। और उसके बाद कन्हान, पींच और बावनथड़ी इसकी सहायक नदियां हैं। और बेनगंगा नदी पर अपर बेनगंगा और संजय सरोवर परियोजना है जो बालाघाट सिवनी में है। तो ये सब हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद हम देखते हैं तवा नदी। तवा नदी का जो उद्गम है वो पचमढ़ी होशंगाबाद के महादेव पर्वत से है। तो पचमढ़ी से इसका उद्गम होता है और होशंगाबाद के निकट नर्मदा नदी में जाके मिल जाती है। और तवा नदी की जो सहायक नदी हैं वो है मालिनी और देनवा। और इस नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल है। और इसके साथ साथ होशंगाबाद में इस नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध भी बनाया गया है। इसके बाद है आपकी काली सिंध नदी। तो काली सिंध नदी देवास जिले के विंध्याचल पर्वत से निकलती है, 150 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह शाजापुर और राजगढ़ जिलों में बहती हुई राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे केन नदी, विंध्याचल पर्वत से भी निकलती है और उत्तर की ओर बहती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यमुना नदी में और कौन कौन सी नदियां आपकी मिल रही थी। तो यहाँ से चंबल नदी आपकी जाके यमुना नदी में मिल रही थी, और यहाँ से आपकी बेतवा जाके यमुना नदी में मिल रही थी। यमुना ये जा रही थी हमीरपुर में और ये जा रही थी आपकी इटावा जिले में, और ये जा रही है आपकी यमुना नदी में मिल रही है केन नदी भी। इसके बाद हम देखते हैं पार्वती नदी, सीहोर जिले के विंध्य पर्वत से निकलती है और यह गुना में चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये छोटी छोटी नदियां हैं, तो इनके बारे में हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, वो इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है। इसके बाद है आपकी शक्कर नदी। तो इसका उद्गम नरसिंहपुर जिला है, नरसिंहपुर जिला से निकलती है। तो इसके बाद फिर हम देखते हैं कि प्रमुख नदियों का विवरण, मतलब एक तरीके से हम देख सकते हैं ये आपकी समरी है। ज्यादातर चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादातर जो प्रमुख नदियां हैं उनको तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इस लिस्ट को यहाँ से देख सकते हैं। ये लिस्ट में आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे आप प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको,
ताकि आप यहाँ से डाउनलोड कर सको, इसका प्रिंट निकाल सको और आप यहाँ से इसको पढ़ सको। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है, अमरकंटक। ये शहडोल में नहीं है, अब ये अनूपपुर में आ चुका है और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। चंबल जानापाव पहाड़ी जो महू के निकट है इंदौर जिले में, और यमुना नदी में इटावा के पास से जाके मिल जाती है। ऐसी सोन अमरकंटक में, गंगा में, ये भी आपका अनूपपुर में है और जाके गंगा नदी में ये मिल जाती है। तो इस तरीके से आप हर एक नदी का इस तरीके से देख सकते हैं कि कहाँ से निकल रही है और कहाँ जाके ये इसका मतलब संगम, किस नदी में इसका संगम है या कहाँ पे जाके गिर रही है। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। और आप यहाँ पे थोड़ा सा जो पैटर्न है एग्जाम का उसके हिसाब से ना पढ़ें, आप इसको हर एक चीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि अब आजकल एग्जाम के जो पैटर्न है वो पैटर्न चेंज हो चुके हैं। जैसे एमपीपीएससी का इस बार जो एग्जाम हुआ था उसका पैटर्न काफी चेंज था, और अभी कुछ दिनों पहले महिला पर्यवेक्षक का भी एग्जाम हुआ, उसका भी पैटर्न काफी चेंज था। सब ने सब कुछ पढ़ा था, उसके बाद भी ज्यादातर लोग क्वेश्चन नहीं कर पाए, कुछ गिने चुने लोग ही थे जो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए थे। तो बुक्स से आप हम जाते हैं, बुक्स मार्केट से बुक्स खरीद के लेके आते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन बुक्स में पूरा मटेरियल नहीं होता है, बुक्स में गिनी चुनी चीजें ही होती हैं। और गिनी चुनी चीजों से, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 200 नंबर का पेपर है तो 200 नंबर से आप 120 130 तक तो पहुंच सकते हो, लेकिन इसके आगे अगर आपको पहुंचना है तो आपको थोड़ा सा स्टडी डिटेल में करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से यमुना नदी में कौन कौन सी नदियां गिर रही हैं, आपकी नर्मदा नदी में कौन कौन सी नदियां जाके मिल रही हैं। या क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी नदियां हैं, मध्य प्रदेश की कितनी नदियां हैं जो यमुना नदी में मिलती हैं। तो आपको नंबर भी याद होना चाहिए, आपको नदी भी पता होना चाहिए कि यमुना में बेतवा जाती है, यमुना में केन जाती है और यमुना में सिंध नदी जाती है। तो इस तरीके से दसान नदी भी जाती है यमुना नदी में। तो इस तरीके से भी आपको स्टडी थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब जैसे एमपीपीएससी के पैटर्न की अगर बात करें तो अभी लास्ट ईयर तक जो एग्जाम हुआ करते थे उनमें 2 से 3 2 से 4 इतने करंट अफेयर के क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार 10 से 12 करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे। तो अब आप सोच सकते हैं कि पैटर्न अलग हो रहा है एग्जाम्स का, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। पहले जहां 20-30 हजार लोग एग्जाम में बैठते थे, आज की डेट में ये नंबर्स मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 15 से 25 लाख के बीच में पहुंच गया। मतलब एक एग्जाम इतने सारे लोग देते हैं। ऑनलाइन एग्जाम हो गए हैं तो पैटर्न तो चेंज होना ही है। तो अब पुराने पैटर्न के हिसाब से ना पढ़ें, हर चीज को डिटेल में स्टडी करें। इसके बाद हम देखते हैं कि नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर। तो ये ज्यादातर हम डिस्कस कर चुके हैं, और जो कुछ नदियां हैं जैसे खान नदी के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था, माही नदी के बारे में डिस्कस नहीं किया था, तो ये लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप यहाँ से इसको भी स्टडी कर सकते हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे नर्मदा नदी तो सबसे ज्यादा बड़ी नदी यही है, तो सबसे ज्यादा शहर भी इसी नदी के किनारे होंगे। तटीय शहर जो होंगे वो नर्मदा नदी के किनारे ही होंगे। चंबल नदी है, 3 शहर हैं, बेतवा है आपकी 4 शहर हैं, ताप्ती है 2, पार्वती 3, सिंध 2। तो इस तरीके से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो ज्यादातर तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, और बाकी एक बार आप इसको समराइज व्यू में देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो प्रमुख जलप्रपात हैं, तो जलप्रपात के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नर्मदा नदी पे 6 जलप्रपात आपके बने हुए हैं, धुआंधार, दुग्धधारा, मंदार, कपिलधारा, सहस्त्रधारा और दर्दी, ये बने हुए हैं। और किस शहर में ये हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चचाई जलप्रपात है, अभी अभी एमपीपीएससी का ये क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। बीहड़ नदी है जो रीवा की, वहां पे बना हुआ है। पांडव केन नदी पे बना हुआ है। तो इस तरीके से इनको भी आप समराइज व्यू में पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो को शेयर जरूर करें आप, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं।